तो आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 है इसके 60 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको गैस भी करना है। मैं आपको सही उत्तर भी बताऊंगा, वो भी कारण सहित कि इसका उत्तर ये क्यों आया। तो आप चाहो तो अपनी नोटबुक में उसका कारण भी लिख सकते हो। और 60 एमसीक्यूज बहुत होते हैं, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैं आपको करा चुका हूं और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हुए। नोट्स भी आप लोगों ने बनाए हैं, मैंने पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं और वो सभी अच्छे से आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो पूरी कक्षा 10वीं की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाके आप क्लास 10th साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए फिर हम वापस आते हैं अपने एमसीक्यूज पर, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, या फिर हम इन्हें सही विकल्प भी कहते हैं। तो एक एक करके सभी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है। देखो, सबसे कम सक्रिय का मतलब होता है जो सबसे कम क्रिया करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, जैसे सोडियम पे आप सोचोगे तो सोडियम बहुत ज्यादा सक्रिय है, यानी कि यहां तो सबसे कम सक्रिय पूछा है लेकिन सोडियम सबसे अधिक सक्रिय है, तो इसको हम नहीं लगा सकते। जिंक और पोटेशियम उसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो एक ही वर्ग के, एक ही समूह के तत्व हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। जिंक भी नहीं होगा क्योंकि जिंक से भी कम सक्रिय होता है टिन। तो जो टिन है, टिन का संकेत होता है SN। क्या होता है? SN। तो जो टिन है ना, टिन, इसके बारे में याद रखना, ये चारों में से कम सक्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिन। तो क्या आपने टिन ही सोचा था या कुछ और सोचा था? कमेंट में जरूर बताना। और आपको सही आंसर अगर आपके आ रहे हैं तो बताना 60 में से कितने आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है। अब देखो, यहां पे ज्यादा सक्रिय पूछा गया है, तो अब ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय तो सोडियम है, लेकिन ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। यहां पे तो इन्होंने दे रखा है कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड और आयरन, तो यहां पे तो सोडियम है नहीं। तो अब 4 में से हमें गैस करना होगा। तो देखो, इन चारों की बात करें तो इन चारों में सबसे ज्यादा सक्रिय एल्यूमिनियम है। धातुओं में कॉपर, लेड, आयरन, कॉपर, लेड और आयरन में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? एल्यूमिनियम है। तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा, हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था सक्रियता श्रेणी पे, तो अगर आप वो श्रेणी याद कर लेते हो तो आपको पता लगेगा कि कौन सा तत्व पहले आता है, कौन सा तत्व बाद में आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सक्रियता श्रेणी जो है उसको अच्छे से याद कर लें कि तत्वों के क्रिया करने का जो क्रम है वो क्या है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी का आप एक वीडियो इंटरनेट पे कोई भी देख लीजिएगा और उन तत्वों को आप क्रम में जमा के अच्छे से याद कर सकते हो कि सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको सजेशन भी दिया है कि आप क्या कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मतलब इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो जल की किसी भी अवस्था हो, चाहे जल की ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो, किसी के साथ क्रिया नहीं करता। तो देखो, वो धातु है सोना, और आयरन भी हम कह सकते हैं कि आयरन की क्रिया जल के साथ नहीं होती। तो इन सोना और आयरन, यानी कि गोल्ड और आयरन दोनों ही नहीं है ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, इनमें से कोई नहीं। अगला हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ये वही बात है, इनमें से कोई नहीं था लेकिन इसमें तो सोना दे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोना ही हो जाएगा, यानी गोल्ड हो जाएगा, जो जल की किसी भी अवस्था के साथ क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है गोल्ड के बारे में कि गोल्ड ना बर्फ से क्रिया करता है, ना जल से और ना जल वाष्प से।
यानी जल की किसी भी अवस्था के साथ जो सोना है वो क्रिया नहीं करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको खिसका लेते हैं। ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह 2H2, यानी कि यहाँ पे जो H2O है या जल है या वाटर है, इसकी फॉर्मेशन की अभिक्रिया दिखाई गई है। अब आपको बताना है कि ये संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन है या फिर अवक्षेप है या फिर उदासीनीकरण है। देखो, मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया समझाई थी। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही उत्पाद बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही उत्पाद है, तो ये डेफिनेटली क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलके एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्लेलिस्ट से आप क्लास 10th साइंस कंप्लीट पढ़िए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। कॉपी पेन पे सिंपल तरीके से आप जो है अच्छे से चीजों को समझ जाओगे, और फिर उसी तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। आप चाहो तो मेरे ये वाले नोट्स भी ले सकते हो। इसके लिए मैंने अपना नंबर दे रखा है। नंबर क्या है बेटा? 9131471072। ये मेरा नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, और आपको जो है साइंस के नोट्स मात्र 100 रुपए में दिए जाएंगे। 400-500 प्राइस नहीं रखी है, मात्र 100 रुपए में आपको क्लास 10th साइंस के कंप्लीट एनसीईआरटी, आप किसी भी राज्य से हो, आपके लिए ये जो 100 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें हर चैप्टर में 60 एमसीक्यूज रहते हैं और बाकी रिक्त स्थान 30, एक शब्द वाक्य में उत्तर 30, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप कभी भी नहीं पछताओगे। 100 रुपए दे के इतने प्रीमियम कंप्लीट साइंस के मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर 100 रुपए में, नहीं, कंप्लीट साइंस के नोट्स मिलेंगे। तो आप यहां से भी मेरी पीडीएफ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? देखो, जिंक यानी Zn होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हम तेजाब भी कहते हैं। तो इनके बीच में अभिक्रिया होती है, यानी बीच में प्लस लगा दिया। तो जिंक और H2SO4 की जब अभिक्रिया होती है, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो देखो, मैं आपको करके बता देता हूं। ये जो जिंक है ना, ये जो आप जिंक देख पा रहे हो ना, ये देखो, ये जो जिंक है ये SO4 को ले जाएगा। जिंक किसको ले गया? SO4 को ले गया। देखो, रीजन के साथ समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और हमेशा टॉपर ही रहोगे। तो देखो, जिंक किसको ले गया? SO4 को ले गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जिंक किसको ले गया बेटा? SO4 को ले गया। तो अब क्या बचा? ये जो H2 है यही बचेगा ना। तो कौन सी गैस निकली? गैस कौन है? ये H2, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि H2 गैस निकल गई है। बोलो, समझ आया कि नहीं? समझ आया है तो वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, धीमी हो जाती है, या फिर तीव्र हो जाती है, या फिर बराबर हो जाती है, या फिर बहुत तीव्र हो जाती है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी चीज उपचयन हो रही, उपचयन मतलब खराब हो रही, ऐसा समझो। उपचयन मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, ऑक्सीजन के साथ उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो जब वायु रोधी बर्तन में रखोगे तो वहां पे वायु का विरोध हो रहा है, वायु नहीं पहुंच पाएगी। सीधा सा मतलब है, यहीं से लॉजिक लगाओ कि वायु रोधी का मतलब ऐसा बर्तन जिसमें वायु नहीं पहुंच पा रही है, वायु का विरोध हो रहा है। तो जब वायु पहुंचेगी ही नहीं तो उसमें उपचयन की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी, क्योंकि
किसी भी पदार्थ का उपचयन कब होता है? जब उसमें वायु एंटर करती है, जब उसमें वायु प्रवेश करती है। अब जब वायु प्रवेश ही नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुमने उसे वायुरोधी बर्तन में रख दिया है, तो धीमी हो जाएगी गति। तो इसका करेक्ट आंसर ये देखिए, धीमी गति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि पीबी मतलब लेड होता है और कोष्टक में एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। और ये देखो, ये कॉपर क्लोराइड है CuCl2, ये एक्वस है। एक्वस मतलब पानी के साथ घोल है, पानी का घोल है कॉपर क्लोराइड में। यानी कि एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच कॉपर क्लोराइड मिला दिया तो अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो पानी के सॉल्यूशन को AQ कहते हैं। कोई भी चीज पानी के साथ है तो AQ, अकेली है तो फिर उसका जो स्टेट रहेगा, जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो CuCl2, AQ का मतलब समझ गए ना, एक्वा। एक्वा मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। अब देखो यहाँ पे क्या है, PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड बन गया है और साथ में कॉपर है। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो अभिक्रिया हुई है ये कौन सी है? 4 ऑप्शन है, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर आपने क्वेश्चन आंसर में अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझा है तो आप जरूर इसका आंसर बता पा रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप क्रमानुसार पढ़िए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। उससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई डिटेल में पहुंच जाती है और आपका नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। देखो, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें जो लेड है, इसने क्लोरीन को चुरा लिया तो क्या बन गया? PbCl2। इस चीज को अच्छे से समझो कि ये जो मैं यहां पे लिख के बताते हूं, देखो ये लेड है। लेड की क्रिया किससे हुई थी बताओ? कॉपर क्लोराइड से हुई थी। इस चीज को समझो आप कि ये जो लेड है, ये जो लेड है, लेड मतलब सीसा, ये किसको ले गया? क्लोरीन को ले गया, तो PbCl2 बना। तो एक बार विस्थापन हुआ है कॉपर का, इसने कॉपर को दूर हटाया और खुद जुड़ गया Cl2 से। तो खुद जुड़ गया यानी लेड खुद जुड़ गया किससे? Cl2। विस्थापन किसका किया है? विस्थापन मतलब दूर हटा देना, यानी भगा देना। किसको भगा दिया है? ये देखो, कॉपर को भगा दिया। एक बार ही विस्थापन हुआ, कॉपर ने किसी को नहीं भगाया, सिर्फ लेड ने कॉपर को भगाया है। तो एक बार ही विस्थापन हुआ, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी ये पूरी रिएक्शन। लेकिन अगर कॉपर भी किसी और को भगा देता तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती। यहां पे हम कह सकते थे कि 2 बार विस्थापन हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस अभिक्रिया में नहीं हो रहा है। इस अभिक्रिया में केवल एक बार ही विस्थापन हुआ है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। आप यहां पे आंसर भी देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? लवण मतलब साल्ट, नमक हम कह सकते हैं। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ नीचे उस बर्तन में तली में बैठ जाता है। अब तली में बैठ रहा है, इसका मतलब है कि वो उस सॉल्यूशन में विलय नहीं होगा, तब तो वो नीचे नीचे जाके बैठ गया, तो आबिलीय पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आबिलीय। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास मतलब क्षति होना या निकल जाना, तो ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है। देखो, जब ऑक्सीजन जुड़ती है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो उपचयन कहलाता है। इस चीज को समझो कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। इतना समझ लिया जिसने, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। अगर इतना समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ, अब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है मतलब ऑक्सीजन की क्षति हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो सीधा सा अपचयन होगा। इस चीज को लिख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन होना। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? सरल है बिल्कुल, ऊष्मा शोषी। मैंने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को अच्छे से समझाया था। पूरा क्वेश्चन आंसर नोट्स में कैसे लिखा है, आपको कैसे लिखना है, पूरा एग्जाम्पल सहित। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्लेलिस्ट से पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि उसके बाद एमसीक्यूज करने में बहुत आनंद आता है और पढ़ाई बिल्कुल मजेदार हो जाती है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ऊष्मा शोषी होगा। तो इसका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है एग्जाम्पल जो है उदाहरण हम कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उन्हें क्या कहते हैं? देखो एक एग्जाम्पल से समझो, सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अगर हम क्रिया करा दें BaCl2 से, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो इसमें देखो सोडियम जब घोलेंगे और BaCl2 तो Na प्लस है और SO4 डबल माइनस है। तो यहाँ पे Na2 है तो ये 2 प्लस है। मैं इसको अलग कलर के पेन से बना देता हूं। ये देखिए ये 2 प्लस है और Ba भी 2 प्लस है और SO4 2 माइनस है और Cl2 भी क्या है? 2 माइनस है। तो ये आयंस कहलाते हैं जिनके ऊपर प्लस माइनस होता है। अब इन्होंने कहा है कि जिनमें अभिकारकों के बीच, ये दोनों अभिकारक ही हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे? सोडियम के पास 2 प्लस हैं तो ये अपने SO4 डबल माइनस को छोड़ के ये इस डबल माइनस के प्रति अगर अट्रैक्ट होता है, ये देखो इस तरफ चला जाता है और ये डबल प्लस इस डबल माइनस से अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या होने वाला है? Na2Cl2। तो इससे बनेगा 2NaCl, क्योंकि हमें यहां 2 नहीं लगा सकते, नहीं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम की क्रिया क्लोरीन से होती है तो हमेशा सोडियम क्लोराइड ही बनता है। 2 आगे कर देंगे क्योंकि 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन है। अब ये देखो BaSO4 क्लियर दिख रहा है, BaSO4 बनेगा। तो आप कह सकते हो कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम ने क्लोरीन को अट्रैक्ट किया और Ba को यानी बेरियम को विस्थापित किया, तो बेरियम को दूर हटाया। उसी तरीके से बेरियम ने Na2 को भी दूर हटाया और SO4 को अट्रैक्ट किया। दोनों प्रकार से विस्थापन हुआ, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इतना सिंपल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। 14वां क्वेश्चन है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल आंसर सरल है, संक्षारण ही कहेंगे। ये देखिए संक्षारण, ठीक है, संक्षारित होती है तो संक्षारण। इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है क्वेश्चन आंसर में, तो आप जरूर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखो ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा तो ऊष्मीय वियोजन ही होगा ना, इतना सरल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O आपस में क्रिया करते हैं। तो ये क्या है? देखो ये चूने को बुझाने वाली रिएक्शन है जिससे ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये बुझा हुआ चूने का सूत्र है, ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। अब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो जो बुझ गया है उसमें जल के अणु आ जाएंगे यानी OH का उल्ट वाइस, और जो नहीं बुझा है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही रहेगा। तो ये बिना बुझा है और ये बुझा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया है।
देखो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ये पूछा गया है, तो देखो एक ही उत्पाद बन रहा है दो चीजों से तो संयोजन अभिक्रिया होगी। क्लियर है, अगर एक ही उत्पाद बनता है तो वो संयोजन अभिक्रिया की कैटेगरी में आएगी। तो ये संयोजन अभिक्रिया, आप आंसर भी देख सकते हो, संयोजन अभिक्रिया ही है। अगला है 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा। अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें दो उत्पाद बनते हैं। तो देखो इसमें दो उत्पाद बने हुए हैं तो ये एक अपघटन अभिक्रिया है। इसमें भी देखो दो उत्पाद बने हुए हैं तो ये एक अपघटन अभिक्रिया है। और मानव शरीर में भोजन का पचना, पता नहीं कितने सारे उत्पाद बनते होंगे, तो ये भी अपघटन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि भोजन जब पचता है तो बहुत सारी चीजें बनती होंगी, तो ये भी इसमें एक उत्पाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एक ही उत्पाद है, तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है बल्कि ये संयोजन अभिक्रिया है। तो इन्होंने यही तो पूछा है कि अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं है, कौन इन चारों में से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये वाला नहीं है, सी वाला, क्योंकि इसमें एक ही उत्पाद है और अपघटन अभिक्रिया में दो उत्पाद बनते हैं। तो ये भी दो, ये भी दो, इसमें अनेक और ये इसमें एक। तो एक उत्पाद देख के हमें पता चल गया कि अरे ये तो संयोजन अभिक्रिया है, तो ये तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ ही हो रहा हो, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको इतना बस देखना है कि किसमें ये चीज हो रही है, कि जिसमें ऑक्सीजन निकल के किसी दूसरे में जुड़ रहा हो, और ये चीज आपको कहाँ दिख रही है। तो ये चीज इसमें तो नहीं है, ये तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा हुआ है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं है। इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन आप देख सकते हो कि वो विघटित हुई है, टूटी हुई ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीकरण तो हो रहा है लेकिन अपचयन नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें देखिए सी नंबर में, इसमें देखो ऑक्सीजन निकल भी रहा है और कैल्शियम को कोई दूसरी चीज मिल भी रही है जैसे कि क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये क्यों नहीं है, इसको भी तो यहाँ पे समझना है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन बस निकला है, ये देखिए Na के पास में, लेकिन H भी निकला है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए सी नंबर का जो है होना चाहिए, बिल्कुल सी ही सही ऑप्शन है। तो आपको ये पता लग जाएगा, जहां ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना इस तरीके से हम देख सकते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो। चलिए आपको फिर से याद दिला दूं कि जो 9131471072 इस पे आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी। लक्ष्य 95% है और YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पे आपको वीडियोस इसके मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें उबलना जलना नहीं होता, मोम का पिघलना ये भी नहीं है क्योंकि पिघलना बताया गया है, पेट्रोल का जलना यही है दहन अभिक्रिया। इसमें दहन हो रहा है, प्योर दहन, पेट्रोल का जलना, तो यही होना चाहिए, बिल्कुल यही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है 20वां क्वेश्चन। तो ये देखिए 20वां क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। ये चीज देख लो, ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में अगर जुड़ती है, ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे कहते हैं उपचयन। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। तो उपचयन ही होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 21वें नंबर पे आ जाते हैं। देखो 21वां नंबर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, लेकिन ये चीज संगत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये कथन तो मुझे सत्य लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें असत्य ढूंढना है। अवकरण होगा यहाँ पे, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का जुड़ना ही अवकरण कहलाता है, ठीक है। और अवकरण क्या है, वही है ऑक्सीकरण, ठीक है। अब अगला है कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक होंगे तभी तो ऑक्सीकृत करेंगे। अगला है अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते नहीं, अवकारक का मतलब होता है अपचयन, तो खुद को अपचेत करेंगे ना कि ऑक्सीकृत करेंगे। तो ये डी नंबर का जो है ये कथन असत्य लग रहा है, तो डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिल्कुल डी ही है। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये ऐसा नहीं होता, अवकारक खुद को अपचेत करते हैं, ऐसा होता है। तो 21 हो गए। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। अब वैसे आंसर तो आपको थोड़ा सा दिख गया है, तो आप वैसे समझ लीजिए इसको। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। देखो हाइड्रोजन का हटना, तो हाइड्रोजन का हटना और जुड़ना दोनों समझ लीजिए। हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो वहां अपचयन होता है, प्रोटॉन जब जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन, तो हटता है तो उपचयन होना चाहिए, तो इसका बी नंबर का सही है, ठीक है, तो उपचयन ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 23वां है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन अच्छे से मैं बता देता हूं कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाता है। तो देखो जलने के लिए प्रज्वलन ताप होगा, जो जलने के लिए जो ताप की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तल X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का होता है, तो तत्व का नाम बताइए। देखो इस सवाल, इसको क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा। भूरे रंग का चमकदार तल है कोई भी, अब इस X मान लेते हैं उस तल को, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का तत्व का नाम बताइए क्या होता है। देखो ये एक अभिक्रिया है और इसमें जो चमकदार तल होता है वो कॉपर से बना होता है, और जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उससे कॉपर अपचेत होकर निकल आता है, तो ये जो है कॉपर ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि ये देखो सोडियम सल्फेट BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड BaSO4 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। मैं आपको ये समझा चुका हूं, इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि सोडियम जो है उसने Cl2 ले लिया तो NaCl बन गया, और Ba जो है वो SO4 का, सोडियम का विस्थापन करके SO4 बना लिया, तो 2 जगह विस्थापन हुआ है, सोडियम ने Ba का किया तो Ba ने सोडियम का किया, ऐसे समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये द्विविस्थापन ही है। आगे आपको एक अभिक्रिया दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, कि 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है। अब यहाँ पे संयोजन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है। अब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, क्या सच में विस्थापन हुआ है? बिल्कुल विस्थापन हुआ है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद जुड़ गया है SO4 के साथ, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो एक बार ही विस्थापन हुआ है, इसलिए हम बी ऑप्शन पे जाएंगे और विस्थापन इसका करेक्ट आंसर रहेगा 26 का। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। अब 27वें क्वेश्चन में बहुत हद तक बच्चे बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखो कॉपर ऑक्सीजन एक ही उत्पाद बना रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संयोजन अभिक्रिया आपका हो जाएगा।
संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है, वियोजन में 2 उत्पाद बनते हैं। धीरे धीरे आपको अच्छे से नॉलेज होता जाएगा। 28वें पे बढ़ते हैं। 28वां जो है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, मान लो कि ये आयरन है, ये लोह चूर्ण है, और इस पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की क्रिया होती है, तो क्या होता है? तो देखो ये होगा कि आयरन के पास होता है डबल प्लस, और क्लोरीन के पास 1 माइनस, और हाइड्रोजन के पास 1 प्लस। तो प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा और FeCl बनाएगा। लेकिन आयरन के पास तो डबल प्लस होते हैं, तो क्लोरीन के पास भी डबल माइनस होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो 2 क्लोरीन जब मिलेंगे तो डबल माइनस हो पाएगा, और डबल माइनस डबल प्लस को टक्कर दे पाएगा, यानी 2 प्लस और 2 माइनस, अब बैलेंस हो गया, तो FeCl2 बनेगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो इस तरफ 2 क्लोरीन है, तीर के चिन्ह के इस तरफ 2 क्लोरीन है ना, तो तीर के चिन्ह के इस तरफ भी 2 क्लोरीन होने चाहिए, तो 2 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने 2 का गुणा क्लोरीन में किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ हमने H2 कर दिया, यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा, देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो A नंबर का सही हो जाएगा आपका। तो ये देखो A सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है एक एक अभिक्रिया को अच्छे से करते हुए। 29वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन जिसमें एक ही बार ही विस्थापन हो, तो ये तो 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये भाई साहब क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है, ये नहीं हो सकती। देखो नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ, ये वाली अभिक्रिया है, तो इसमें देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ना 2HCl, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है विस्थापन होना, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ विस्थापन दिख रहा है कि आयरन है और एक सल्फेट आयन है, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो ये देखो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें एक धातु और एक विलयन होता है। तो कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को विस्थापित करके खुद जुड़ गया आयरन SO4 से, तो यही होगा C नंबर का, बिल्कुल सही है। FeCuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu लिखा है, C4 नहीं है, ये क्या है Cu, कॉपर के लिए Cu इस्तेमाल होता है, मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द्विविस्थापन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, या फिर ऑप्शन मिस्टेक है। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। 30वें क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक यहाँ पे कहीं टाइप हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला C में लिख लेना आप, और ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 31वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये अभिक्रिया है कि जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन और Zn, मतलब Zn और कार्बन ने ऑक्सीजन, मतलब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इन्होंने पूछा है कि बताओ क्या है, कार्बन उपचरित हो रहा है, चरित, ठीक है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, या कार्बन अपचयित हो रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचरित हो। तो देखो सीधा सा है कि कार्बन, देखो तीर के चिन्ह के इस तरफ कार्बन अकेला था, और तीर के चिन्ह के इस तरफ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जो भी हो रहा है वो कार्बन के साथ हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन है, और ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो ZnO है। तो देखो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो उपचरित हो रहा है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचरित होना। तो याद रखना कि जब भी कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इसे हम उपचरित भी बोलते हैं। तो कार्बन में कार्बन उपचरित हो रहा है, यही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया है? तो भाई साहब अपघटन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें 2 उत्पाद बने। तो अब यहाँ पे ये और ये B और D तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक ही उत्पाद बन रहा है,
तो यहाँ अपघटन तो नहीं हो रहा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें भी 2 उत्पाद बन रहे हैं और इसमें भी 2 उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन रहे हैं, ये अपघटन है। इसमें एक चीज और है अपघटन अभिक्रिया में कि हमें केवल ये नहीं देखना है कि 2 उत्पाद बन रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि एक चीज होनी चाहिए, तभी तो वो 2 भागों में टूट रही है। 2 चीजें 2 भागों में टूटेंगी तो वो अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी। जब एक चीज 2 भागों में टूटेगी तो वो अपघटन अभिक्रिया होगी। इसलिए सी नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 32 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में भी विलेय है। तो यह हो सकता है, देखो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाले तो देखो कार्बन भी है और आयरन भी है। आयरन ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सिलिका ऑक्साइड, ये सब होते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी बनेगा वो उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करेगा, मतलब उसका गलनांक हाई होगा। तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और यौगिक जल में भी विलेय है, तो देखो इनमें से जल में विलेय कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, कार्बन नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, सिलिका। तो यहां से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, करेक्ट आंसर सी है। और मैं आपको बता देता हूं कि कैल्शियम जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और फिर ये जल में घुलता भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये पूरी कहानी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनाती है? देखो जस्ता क्या है? जिंक है ना। अब जब HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? देखो ZnCl2 बन जाएगा, क्योंकि ZnCl से क्रिया करेगा तो ZnCl तो बनेगा नहीं, क्योंकि जिंक क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है ZnCl2। तो 2 क्लोरीन हो गए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। कौन सी गैस बनती है भाई? हाइड्रोजन गैस बनती है। केमिस्ट्री का नॉलेज है तो कोई भी ऑप्शन आप छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, और बहुत ही मस्त तरीके से पूरा पेपर करके आओगे, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। बस पढ़ाई अच्छे से करनी है। 35वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या होती है? अब ये बहुत ही कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आएगा ही, अच्छे से लिख के रख लो। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। जिंक को लेपित करने की, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। लोहे को होना चाहिए और जिंक से होना चाहिए। लोहे को यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ते की परत चढ़ा देंगे। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर क्या जिंक पे जंग नहीं लगेगी, जो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देते हैं? तो आंसर है लोहे के कंपैरिजन में बहुत कम जंग लगती है जस्ते पे। याद रखना, जस्ते पे जंग बहुत कम लगती है, इसलिए जो जस्ता है वो लोहे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि लोहे का संरक्षण हो जाता है और लोहे पर जंग लगने से बच जाता है, और इस अभिक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये 35 का आंसर गैल्वेनीकरण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 चीजें 4 ऑप्शन में दी गई हैं, बताना है कौन सी सही है। तो बहुत आंसर है सरल बताना बी नंबर का, क्योंकि Na2CO3 × 10H2O ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट आप जानते हैं कपड़े धोने का सोडे का सूत्र है। बाकी सब कुछ डिस्टर्ब लिखा हुआ है, मैंने देख लिया है। तो बी नंबर का जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 37वां नंबर का है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, देखो ये लेड नाइट्रेट है PbNO3। अब इसको हम गर्म करेंगे तो हम दूर से देख के बता सकते हैं, 4 ऑप्शन से कंपैरिजन करेंगे कि देखो ऑक्सीजन तो अकेला निकलेगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन भी है, तो कुछ ऐसा निकलेगा जिसमें नाइट्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी।
अब हमने देखा कि यहाँ पे NO2 और N2 है और यहाँ पे भी NO2 और N2 है, तो ऑप्शन तो सेम ही है और यही आंसर होना चाहिए। लेकिन ये दो जगह लिख गया है, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग की मिस्टेक है। बाकी आपको देखना है NO2 और N2 जो है यही होगा जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं। तो इसमें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वें नंबर पे आते हैं कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो देखो, मैंने आपको समझाया कि धातुएं जब भी जल के साथ में क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। जैसे धातु कोई भी है, जैसे आयरन है, ये भी एक धातु है, और जिंक है, ये भी एक धातु है। ठीक है, जब भी ये जल के साथ में क्रिया करेंगी H2O, तो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है कि नहीं होती है, बताओ। तो जल के साथ क्रिया करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जल में H2 गैस होती है, H2 गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो इसमें हाइड्रोजन का आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आपको हाइड्रोजन लगा के आना है। ठीक है, तो समझ गए ना आप। 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको एक अभिक्रिया दी गई है और बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, संयोजन अभिक्रिया तो नहीं हो सकती, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 अभिकारक लेकिन उत्पाद एक होता है, तो ये तो गई काम से, ये नहीं हो सकता। वियोजन अभिक्रिया भी नहीं हो सकती, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक से 2 उत्पाद बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अभिकारक नहीं है बल्कि 2 अभिकारक है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकती। तो 50-50 का चांस हमने बना दिया। अब या तो ये होगी या फिर ये होगी। तो देखो, एक बार विस्थापन होगा अगर इसमें तो विस्थापन होगा, और 2 बार विस्थापन होगा तो 2 बार विस्थापन होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो आयरन का विस्थापन हो गया, और आयरन बेचारा अकेला, फिर आयरन ने किसी का विस्थापन नहीं किया। देखो, आयरन फिर ज्यों का त्यों एक बार ही विस्थापन हुआ है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया की कैटेगरी में जा रही है। देखो, सही बात है, विस्थापन आएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए 40 नंबर का जो विकल्प है, इसमें इन्होंने कहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो मैं आपको करके ही बता देता हूं कि ये लोहे का चूर्ण है यानी आयरन, और इस पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डाला गया है। तो अब देखो, आयरन से क्लोरीन बनेगा तो आयरन क्लोराइड बना देगा ये हमेशा, और H, तो अब 2 क्लोरीन हो गए तो 2 का गुणा किया तो ये H2 गैस भी बन गई। तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ए नंबर का सही हो जाएगा 40 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं 41 पे। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर जब एनसीईआरटी की कर रहे थे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ए नंबर का सही हो जाएगा। तो ये देखिए, ए नंबर का करेक्ट आंसर है। अब 42 नंबर की ओर चलते हैं कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो कॉपर प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब आपको बताना है कि उपचयन है कि उदासीकरण है कि अपचयन है कि रेडॉक्स है। तो देखो, यहां ऑक्सीजन निकल के यहां आ रहा है, एक प्रकार से आपको समझना है, और कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछा गया है। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन है और ये कॉपर से निकल गया, तो कॉपर में तो क्या हो गया, कॉपर में हो गया अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, उपचयन। तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हैं, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया की कैटेगरी में जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो रेडॉक्स होगा, ना कि अपचयन होगा। तो यहाँ पे ये आपको रेडॉक्स लिख लेना है। क्लियर, 42 तक हो चुके हैं। अब आते हैं 43 नंबर के एमसीक्यू पे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो वहां पे विद्युत संयोजी बंध बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है
और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 होते हैं। ये देखो, तो ये किसको दे देगा पूरी तरीके से, तो ये विद्युत संयोजी यौगिक बनेगा। इसको डिटेल में हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, तो अभी केवल बता दिया, ठीक है। तो विद्युत संयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये तो आपको पता हो, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, इसे हम हार्न सिल्वर भी कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान के लिए लिख लो, इसे हम हार्न सिल्वर भी कहते हैं। और इसका रंग होता है श्वेत यानी सफेद कलर का होता है, ठीक है, श्वेत ही होगा आंसर, बिल्कुल। अब हम 45 नंबर की अभिक्रिया पे बढ़ते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो अभिक्रिया है कि 2Cu + O2, तीर का चिन्ह 2CuO, कौन सा कथन सही है। पहले नंबर पे लिखा है कॉपर का ऑक्सीकरण, तो नहीं, कॉपर का ऑक्सीकरण यहां पे हो रहा है। मुझे लगता है कि पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे तीर के चिन्ह के इस तरफ कॉपर खाली था, अकेला था, लेकिन तीर के चिन्ह के इस तरफ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण ही तो कहलाता है। तो कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो चुका है। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉपर का ऑक्सीकरण है, तो यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 46वें नंबर पे, या आंसर तो दिख गया, समझ लीजिए। निम्नलिखित समीकरण ये दिया गया है, किस प्रकार का है। देखो, एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो वियोजन ही हो रहा है यानी टूट रहा है। अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया एक ही बात है, तो वियोजन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो, जब कंपोस्ट बनता है, खाद बनती है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद हो, जब वो बन के रेडी होती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, वो अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित कर लेती है और वो ठंडी हो जाती है, तो ऊष्मा शोषी है। और इससे पेड़ पौधों को काफी ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। NPK के मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसके न्यूट्रिशन मिलते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऊष्मीय वियोजन ही होगा। अगला दिया गया है 49 नंबर का कि जब साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं तब बंध बनेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो साझेदारी से जो बनता है, एक ही परमाणु द्वारा दिया जाए, जब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिया जाए तो वहां पे बनता है उपसहसंयोजी बंध। अब ये कैसे होता है, देखो, जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद H2O से समझ आ जाए। H2O में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां से तो शायद नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक X परमाणु है और एक दो वाई परमाणु है। तो X का अष्टक पूर्ण वाई से तो हो जा रहा है, तो इनके बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इसको देता है, केवल एक ही परमाणु द्वारा इसको दिए जा रहे हैं। ये इसके साथ नहीं लेता है, मतलब साझेदारी नहीं करता, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर ले, तो इसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 10th लेवल पे इतना ही, ठीक है। बाकी H2SO4 SO2 में मैं बता सकता हूँ, SO2 में आप जरूर देख लीजिएगा, SO2 में मैं आपको फिर डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना या ऑक्सीजन की क्षति होना, उसे हम अपचयन ही कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। चलिए, अब रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो 50 ही MCQs हैं, तो माफी चाहूंगा, शुरू में मैंने 60 बोल दिया था, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। 50 MCQs है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है 50। एक चैप्टर का 50 MCQs निकालना काफी कठिन बात होती है, और 50 को मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है कक्षा 10वीं विज्ञान की, तो वहां पे जाके आप सारे वीडियोस क्रमानुसार पढ़ सकते हो और अपनी साइंस की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। इसके अलावा जो रिक्त स्थान है और जो सारी चीजें हैं उनके वीडियोस भी जल्दी ही आएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।